हेलो, नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 वर्ग 8 विषय गणित के प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए आज हम इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों ने निम्न सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लिए। देखिए इसमें वर्ग दिया हुआ है एक में और इसके नीचे लाइब्रेरी से ली गई किताबों की संख्या। वर्ग 4 में वर्ग 4 के बच्चों ने 21 किताबें ली। वर्ग 5 के बच्चों ने 22 किताबें ली। वर्ग 6 के बच्चों ने 58 किताबें ली। वर्ग 7 के बच्चों ने 42 42, वर्ग 8 के बच्चों ने 41 41 किताबें ली। इसे देखकर अब देखिए बनाना है इसे। सबसे अधिक किताबें किस वर्ग के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया? तो सबसे अधिक देखिए किस वर्ग के बच्चों ने लिया? तो वर्ग 6। तो यहां हो जाएगा वर्ग 6 में टिक लगा देना है, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना है वर्ग 6। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, सबसे कम किताबें किस वर्ग के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया? तो सबसे कम देखिए वर्ग 4 21, सबसे कम वर्ग 4, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल कितने किताबें पढ़ने के लिए लिया? वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल कितने किताबें पढ़ने के लिए लिया? तो देखिए वर्ग 4 और वर्ग 5, 21 वर्ग 4 में और 22 वर्ग 5 में, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 21 और 22 43 43। वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल कितने किताबों पढ़ने के लिए लिया? कुल कितने किताबें पढ़ने के लिए लिया? तो देखिए वर्ग 6 कह रहा है, वर्ग 7 और वर्ग 8, तो इस बार 6 7 और 8 के बच्चों का जोड़ लेंगे तो देखिए 58 प्लस 42 प्लस 41। जब हम इसे तीनों को जोड़ेंगे तब देखिए 58 42 और 41, देखिए 8 और 2 10 और 1 11 का 1, बाकी हाथ में 1, 5 4 9 4 13 और 1 यह 14 141। तो देखिए इसमें 141। वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में कितनी अधिक किताबें पढ़ी? वर्ग 6 यह है और वर्ग 8 यह है, दोनों में अंतर कितना होगा? 58 में से 41 घटेगा तो 17, तो 17 किताबों का अंतर था। वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में 17 किताबें अधिक पढ़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सत्य कथन के सामने राइट का टिक एवं गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। तो 144 अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल 12 है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दो तरह से, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि के द्वारा। तो देखिए गुणनखंड विधि के द्वारा 144 का वर्गमूल 12 होगा कि नहीं? गुणनखंड विधि के द्वारा देखिए, अब देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, जब इन सभी संख्याओं को हम गुना करेंगे तो यह 144 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 144। तो इसे अब वर्गमूल इस संख्या का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वर्ग कैसे निकालते हैं यह जाने। तो किसी सी संख्या को जब 2 बार हम गुना करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाता है। जैसे देखिए 2 गुने 2 4 हो गया और 4 वर्ग है किसका? 2 का। ठीक है, 2 गुने 2 बराबर 4। तो 2 एक बार निकाल लेंगे इससे, इस दोनों में से 1 2 निकालेंगे, जोड़े में से 1 को निकाल लेंगे। देखिए अब इसे आपस में गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा? 12। जैसे देखिए 4 है अगर, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। और इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 में से एक पेयर होता है, पेयर में से 1 को निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा इसका वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्ग 4। किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब हुआ उस संख्या का 2 बार गुना, 2 बार गुना तो वह वर्ग हो जाएगा, और उस 2 में से 1 निकाल लेंगे तो वह वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल 12 है। तो हाँ, किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1 होती है। तो देखिए जब भी हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मतलब आधा 50% संभावना है हेड आने का और 50% संभावना है टेल आने का। मतलब है कि आधा संभावना 50% मतलब आधा हेड आने का, आधा टेल आने का। तो जब प्रायिकता 1 दिया हुआ यह क्या है? गलत होगा। यह क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आधा संभावना है 50%। 0/1 परिमेय संख्या है। तो हाँ, परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना पड़ता है? p बाई क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए p बाई क्यू के रूप में हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। तो हाँ, लूडो के पासे में 7 होता ही नहीं है, इसलिए नहीं आएगा, 0। 6 8 10 एक पाइथागोरस त्रिक है। तो हाँ, पाइथागोरस होने के लिए क्या होना पड़ता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा का माप है उसका स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्ग का योग बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसे भी हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 8 10 क्या पाइथागोरस त्रियक है? तो देखिए पाइथागोरस होने के लिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? 10। तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64। देखिए तो यह 100 हो गया और 36 और 64 100 हो गया। मतलब यह पाइथागोरस त्रियक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा बराबर क्या, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर का योग, दोनों बराबर है। तो यह क्या होगा? पाइथागोरस त्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही सही मिलान कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। अब देखिए योज्य तत्समक क्या होता है? योज्य तत्समक होता है अगर कोई संख्या 7 है, इसका योज्य तत्समक बताइए, तो उसी संख्या में से उसी संख्या को घटा दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होगा? 0 होगा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय, मतलब परिमेय संख्या दिया हुआ है उसका गुणन क्रम विनिमय। गुणन क्रम विनिमय का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या जैसे हम गुना कर रहे हैं, जैसे देखिए 3 × 5 इक्वल टू क्या होता है? 15।
तो जब इसका हम गुना का क्रम विनिमय करेंगे तो सिर्फ क्रम को बदल देंगे। जैसे देखिए 3 पहले था तो 5 पहले हो जाएगा और 3 बाद में हो जाएगा, और गुना करने पर फिर भी क्या होता है, मान नहीं बदल रहा है, सिर्फ जगह परिवर्तन हुआ है। इस क्रम उसके क्रम को विनिमय मतलब एक्सचेंज कर दिया गया है, क्रम को बदल दिया गया है। तो देखिए किसमें ऐसा किया गया है, देखिए -7/3 गुने 6/5 को 6/5 गुने -7/3, तो यह हो जाएगा। तीसरा है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, देखिए जिस तरह से अभी योज तत्समक सीखे, ये गुणात्मक तत्समक। देखिए गुणात्मक तत्समक, अगर 7 का गुणात्मक तत्समक लिखेंगे तो उसी संख्या का रेसिप्रोकल इसका उल्टा। तो देखिए 7 से 7 काटे तो क्या हुआ, 1। हमेशा ऑलवेज परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसी में परिमेय संख्याओं की वितरकता। वितरकता मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे a गुने b प्लस c है, तो a का गुना पहले b से होगा, तो a गुने b प्लस a गुने c, तो इसे हम लिख सकते हैं ab प्लस ac, मतलब इस तरह से गुना। देखिए इस तरह से गुना किसमें है, देखिए -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -5/6। तो देखिए -3/4 को पहले 2/3 से गुना किया, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस जैसा था वैसा ही चिन्ह, फिर -3/4 को -5/6 से गुना किया गया है। मतलब है कि परिमेय संख्याओं की वितरकता यह होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुणन के अंतर्गत समवृत्त। तो शेष जो बच गया वह इसका आंसर होगा। 4 में 4 मिल गया, 5 में यह, 7 छक 42। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रतिरूप देख और समझकर 6³ को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। देखिए प्रश्न में है 1 बराबर 1 बराबर 1 का क्यूब। मतलब देखिए देखिए 1 क्या है, एक विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या। अब देखिए 1 बराबर 1 बराबर 1 का क्यूब क्यों दिया गया है, क्योंकि देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए 1 के बाद हमारा जो पैटर्न है वह 2 का क्यूब दे रहा है। 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 विषम संख्या। 1 का क्यूब का मतलब हुआ 1 विषम संख्या लिखा गया है, 2 का क्यूब का मतलब है 2 विषम संख्या। तो देखिए 1 के बाद कौन विषम संख्या आता है, 3 और 1 5। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 8, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूना 4 दूनी 8, तो मिल गया। अब देखिए इसके बाद होगा हमारा 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब का मतलब है 3 विषम संख्या। तो देखिए 5 तक तो लिख दिए हैं हम, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 बराबर कितना होता है, 27, जो कि 3 का क्यूब है। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब है 4 विषम संख्या। तो देखिए 11 तक लिख लिए, 11 के बाद कौन सा विषम संख्या होता है, 13, उसके बाद 15, फिर 17 और फिर 19। अब तीनों को जोड़ते हैं तो होता है 64। ठीक है, यह तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। बस यह समझाने के लिए इतना बताया गया है कि जितना का विषम संख्या कहेगा उतना विषम संख्या लिखना है। अब देखिए 4 के बाद होता है हमारा 5, तो इसमें हम 5 विषम संख्या लिखेंगे। तो 19 तक तो हम लिख चुके हैं, तो 19 के बाद 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, 5 हो गया। अब तीनों को जब हम इन पांचों को जब हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 125। तो देखिए यह 5 विषम संख्या को जोड़े तो 5 का क्यूब हुआ, इन 4 विषम संख्या को जोड़े तो 4 का क्यूब हुआ, 3 विषम संख्याओं को जोड़े तो 3 का क्यूब हुआ, 2 विषम संख्याओं को जोड़े तो 2 का क्यूब हुआ,
एक विषम संख्याओं को जो हम जोड़े तो 1 का क्यूब हुआ। हमें ज्ञात करना है प्रतिरूप देख और समझकर छो क्यूब का क्यूब। छो का क्यूब, तो देखिए यहाँ हम छो का क्यूब लिख देते हैं। इसके बाद देखिए 29 तक तो हमारा हो गया है। 29 के बाद हम लिखेंगे 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 बराबर 216 होगा। जोड़ने पर जोड़ लीजिएगा इसे, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का हम हल कर लिए हैं कि छो का क्यूब जो होगा उसका हल यह होगा, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। इसे ज्ञात करने का एक और नियम है। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने का जो नियम है वह है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने का यह एक क्या है, फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब देखिए इस पे पुट कीजिए। n का मान अगर हम 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। तो देखिए छो छक 36 माइनस छो प्लस 1। तो देखिए 36 और 1 37 और माइनस छो क्या हो जाएगा 31। तो 31 से लेकर 6 संख्याओं तक जब हम जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब हमको निकल जाएगा। 6 का क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। 31 से स्टार्ट होगा। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं ये 1 पे लागू होता है कि नहीं। ये फॉर्मूला देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो 1 1 2 में से माइनस 1 गया तो 1, देखिए 1 आ गया। इस फॉर्मूला से हम लगातार कहीं से भी कहा जाए किसी का भी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का बोल दे 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब 9 का क्यूब, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि किस संख्या से शुरू करेंगे हम जोड़ने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि 5 का करके देखते हैं हम लोग। तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो हमें 5 का क्यूब निकालना है और पता करना है कि किस संख्या से हम जोड़ना शुरू करें कि 5 का क्यूब विषम में निकल जाए। तो देखिए n के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1। तो 5 पच्चे 25 माइनस 5 प्लस 1। 25 1 26 में से 5 गया तो 21। 21 से लगातार जब हम 5 विषम संख्याओं को लिखेंगे तो 5 का जब जोड़ेंगे तो 5 का क्यूब के बराबर इसका योग होगा, ठीक है। इसे आप किसी भी संख्या पर रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है कौन बड़ा है, 4 का स्क्वायर या 4 का क्यूब और क्यों। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले यह जान ले कि बड़ा या छोटा हमें पता तो करना है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब का मतलब क्या हुआ। देखिए 4 का पावर 2 है का मतलब है कि 4 का 2 बार गुना। 4 का देखिए 4 का पावर 2 का मतलब है 4 का 2 बार गुना। तो 4 गुने 4 बराबर 16। 4 का पावर 3 का मतलब है 4 का पावर 3 का मतलब है 4 का 3 बार गुना, ठीक। तो देखिए 4 चक 16 चक 64। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 का पावर 3 बड़ा है 4 के पावर 2 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 4 का 2 बार गुना और क्यूब का मतलब होता है 4 का 3 बार गुना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 का पावर 3 बड़ा है। इसलिए 4 का पावर 3 बड़ा है। प्रूफ हो गया।
4 का पावर 2 का मतलब 4 को 2 बार गुना, 4 का पावर 3 का मतलब है 4 का 3 बार गुना। और जब हम गुना करते हैं तो यह 16 आता है, यह 64 आता है, जिससे साफ दिख रहा है कि 64 ग्रेटर है 16 से। ठीक है, इसलिए 4 का पावर 3 बड़ा है। अब देखिए इसे हल कीजिए 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। तो इसमें दो तरह से हम हल करेंगे। एक शॉर्ट में देखिए, एक तरह की संख्या को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, एक तरह दिखने वाले को एक तरफ। तो देखिए 2x और x तो एक तरफ कर लीजिए। तो जब भी कोई संख्या एक तरफ से दूसरे तरफ आता है तो वह अपना चिन्ह को बदल लेता है। तो x के साथ क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस। और यह देखिए -3 उस साइड जाएगा, माइनस है तो यह प्लस। 2x माइनस एक्स तो x बराबर 2 और 3 5, तो x का मान 5। दूसरा तरीका है हमारा, देखिएगा दूसरा है इस समीकरण को हल करने का। 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। दोनों तरफ, चलिए यहाँ जगह नहीं है, देखिए 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। दोनों तरफ x का घटाव, दोनों तरफ x का घटाव, दोनों तरफ माइनस x करने पर, दोनों तरफ माइनस x करने पर। तो देखिए 2x माइनस 3 माइनस x बराबर x प्लस 2 माइनस x। तो माइनस प्लस कट गया, इसमें देखिए 2x है माइनस x, तो यह x हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 2। दोनों तरफ प्लस 3 करने पर, ठीक है। तो देखिए x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 2 प्लस 3, माइनस प्लस कट गया, x बराबर 2 और 3 5। x बराबर क्या होगा हमारा 5। दो तरह से हम इसे बनाए, x बराबर 5, ठीक है। देख लीजिए दोनों तरीका, एक यह तरीका था, एक जैसे को एक तरफ करके बनाए, और एक यह, ठीक है, दोनों तरफ प्लस 3 करने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 1 एवं 2x माइनस 3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण है। तो आप जानते हैं कि व्यंजक होने के लिए दो पद का होना जरूरी है, और समीकरण होने के लिए बराबर के चिन्ह का होना जरूरी है। तो इसमें देखिए कि इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, तो कहने का मतलब है कि 2x माइनस 3 एक व्यंजक है, एक व्यंजक है, क्योंकि इसमें केवल चर और अचर पद है, कोई समानता का चिन्ह नहीं है, कोई समानता बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। जबकि 2x माइनस 3 बराबर 1 एक समीकरण है, क्योंकि इसमें समानता
का चिन्ह है। मतलब कि कोई भी समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह जरूरी है, जो कि इसमें नहीं है। तो यह व्यंजक हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। समीकरण होने के लिए बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, क्या समीकरण 2x - 3 = 7 का हल x = 10 होगा? तो चलिए चेक करते हैं। 2x - 3 = 7। तो देखिए, अगर हम इसे एक तरफ करने वाला विधि से बनाते हैं, एक जैसे को एक तरफ, तो 2x = 7, यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। तो 2x = 10, तो x = 5। तो x = 10 होगा? तो नहीं, हल x = 10 नहीं होगा। हल x = 10 नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा विधि देखिए। 2x - 3 = 7, हल x = 10 होगा? x = 10 होगा? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों तरफ 3 जोड़ने पर देखिए, तो 2x - 3 + 3 = 7 + 3, माइनस प्लस कट गया, 2x = 10। अब देखिए यह आ गया। अब है 2x = 10, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर देखिए, भागा 2 भागा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से यह 5 आ रहा है। क्या आया? x = 5। x = 5 आया। इसलिए x = 10 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसलिए x = 10 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसलिए x = 10 समीकरण का हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंतःकोण दिए हुए नहीं है, बाह्य कोण दिए हुए हैं। देखिए, एक बाह्य कोण, 2 बाह्य कोण और 3 बाह्य कोण। और जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए, 2 बाह्य कोण दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो तीनों बाह्य कोण x + 125 डिग्री +
125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब देखिए x प्लस 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x बराबर 110 डिग्री। तो अंततः इस आकृति के अनुसार आकृति में x का मान 110 डिग्री। ठीक है, इस आकृति के अनुसार x का मान 110 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो और क्यों? तो चलिए, किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सूत्र होता है 360 डिग्री बटे n। यहाँ n जो है वो भुजाओं की संख्या है। यहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या। देखिए, यही सूत्र है समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप याद करने का। अब देखिए, अगर हम इस तरह से निकालते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे भुजा। तो देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है प्रश्न से? 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 22 डिग्री। और जब हम इसे काटेंगे तो यह हो जाएगा 180 डिग्री बटे 11, जो कि पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। यहाँ प्रश्न संज्ञा क्या है? यहाँ पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। यहाँ पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही। अतः इस तरह या इस तरह का कोई बहुभुज संभव नहीं होगा जिसका प्रत्येक कोण का मान 22 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि कोई भी बहुभुज में सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। पॉलीगॉन बहुभुज, तो इसमें देखिए क्या है कि यह भुजा जो है पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, नहीं तो आधा अधूरा भुजा नहीं होता। और जब हम 180 में 11 से भाग करते हैं तो यह
दशमलव में या पूर्णांक में आएगा। ठीक है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रही है। 360 को जब हम 22 से भागा करते हैं तो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसा कोई भी बहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए समांतर चतुर्भुज जो है GUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज है यह, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं मतलब जिससे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो प्रश्न से बनाएंगे, जिस पे चलिए बनाते हैं। SN बराबर GU और SG बराबर NU। अब देखिए SN का मान दिया हुआ है कितना, 26, और GU का मान कितना है, 3y-1। अब देखिए 3y-1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो हो जाएगा 3y बराबर 27, तो y बराबर 27/3, तो y का मान हो जाएगा 9। तो ये काटेंगे तब इस प्रकार। इधर देखिए SG का मान कितना है, 3x, NU कितना है, 18, तो x बराबर 18/3, तो x बराबर 6। ठीक है, तो देखिए y बराबर 9 और x बराबर 6, तो यही तो पूछा जा रहा है। तो x बराबर 6 और y बराबर 9। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में x बराबर 6 और y बराबर 9। यह जो समांतर चतुर्भुज है इसमें x बराबर 6 और y बराबर 9। ठीक है, इस प्रकार से हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए समांतर चतुर्भुज RUNS में x तथा y ज्ञात कीजिए। यह भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रश्न में चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, यह जो विकर्ण है RN और US, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समद्विभाजित का मतलब, इसका मतलब है कि विकर्णों का प्रतिच्छेदन
छेदन जो एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु उन्हें दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। जैसे देखिए, इस स्थान को हम अगर जहां प्रतिच्छेद कर रहा है ओ मान लेते हैं, तो इसमें x और y का मान पूछा है, तो देखिए करता है। इसलिए हम कह सकते हैं, जब इसको O माने हैं हम बीच में जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो SO हो गया यह, तो SO बराबर OU। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा जो विकर्ण है, इसको हम RO बराबर ON, RO बराबर ON। तो चलिए पहला विकर्ण से निकालते हैं। SO बराबर OU, तो देखिए SO इसी से बनाते हैं, SO बराबर OU। SO का मान कितना है? SO को हम मान लेते हैं 20, और OU क्या है हमारा? 22+7। तो देखिए 22, और देखिए जब अंक एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो अपना चिन्ह बदल लेता है, तो 22 बराबर 13, 22 का मान निकल गया। अब देखिए दूसरा विकर्ण से हमारा RO बराबर ON, RO कितना है? 16, ON कितना है? x प्लस y। अब देखिए x का मान निकालना है, y का मान अभी हम कितना निकाले? 13 निकाले, 13 लिख देते हैं, 16 x 16 माइनस 13, तो x बराबर 3। इस तरह से y का और x का दोनों का मान निकल गया। ठीक, समांतर चतुर्भुज में देख लिए, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसका जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है। ठीक, इस तरह से। अब देखिए अगर इसे आप चेक करना चाहें, देखिए x है और यह y है, इसे अगर चेक कीजिए क्या दोनों बराबर भागों में बांटती है कि नहीं, तो देखिए x का मान कितना आया? 3, और y का मान कितना आया? 13, तो 13 और 3 16, देखिए इधर भी 16 और इधर भी 16, इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो इस y के स्थान पे 13 रखेंगे, तो 13 7 20, तो देखिए y और u कितना हो गया? 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। किसी विद्यालय के वर्ग 8 के बच्चों के गणित विषय के बारे में विचार निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। गणित के बारे में विचार और बच्चों की संख्या। बहुत अच्छा लगता है 20 बच्चे, अच्छा लगता है 30 बच्चे, और गणित से डर लगता है 10 बच्चे। गणित से तो डरना ही नहीं चाहिए, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत अच्छा लगता है 20, अच्छा लगता है 30, डर लगता है 10। इसे हम इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। पाई चार्ट, चलिए पाई चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से गोल बना लीजिए, सर्किल। देखिए पाई चार्ट के रूप में इसे बनाना है। पाई चार्ट पर क्या करना है? इसे इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें कि कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चों की संख्या। तो कुल बच्चों की संख्या
बराबर कितना है, 20, 30, 50, 10, 60। इस तरह से लिख लेना है। अब देखिए कह रहा है कि बहुत अच्छा लगता है, गणित बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुल बच्चे कितने हैं, 20, जिनको गणित अच्छे लगते हैं, बट्टे 60। और आप जानते हैं कि पाई चार्ट में क्या कहते हैं, सर्किल, और सर्किल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से इसे हम भाग करेंगे, तो 60 छक 360 और 20 छक 120। मतलब कि पाई चार्ट पर बहुत अच्छा लगता है वाला 120 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा अच्छा लगता है। अब देखिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है कितने बच्चे हैं, 30। तो देखिए 30 बटे कुल बच्चा 60 गुने 360 डिग्री, 60 छक 6, ठीक है, 30 छक 180, मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा अच्छा लगता है वाला में से। ठीक है, अब चलिए तीसरा है डर लगता है। डर लगता है, डर कितने बच्चों को लगता है, 10 बच्चों को। 10 कुल बच्चे 60, 360 डिग्री, 60 6 डिग्री, तो 10 छक 60 डिग्री। अब देखिए इसे पाई चार्ट पर हमें बनाना है। तो देखिए 120 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री। तो चलिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, 180 डिग्री। तो 80 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई चार्ट को, जो यह सर्किल है, इसे बीच से हम क्या करेंगे, एक लाइन देंगे। ठीक है, लाइन देंगे। तो ऊपर आप जानते हैं कि सर्किल को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो ऊपर 180 नीचे 180 बनता है। ऊपर भी जितना ऊपर उतना नीचे, उनके बीच से इसे हम दो भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में कहीं से भी बांटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सर्किल का डायमीटर हो जाएगा यह। और डायमीटर किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर भी 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री। तो अच्छा लगता है वाला, अच्छा लगता है। ठीक है, कितना होगा, 30 बच्चे हैं, 30 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दूसरा है हमारा 120 डिग्री बहुत अच्छा लगता है। तो 120 डिग्री हम बना लेंगे। 120 डिग्री बनाने के लिए चांद की सहायता ले लेते हैं। चांद की सहायता से आप देखिए इसे बीच में हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री, तो इधर से 60 यहाँ। ठीक है, साठ है। तो इस सेंटर से इसको मिला लेते हैं। देखिए यह हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसे हम लिख लेते हैं, 60 डिग्री किसका है, डर लगता है। कितना है, 10 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, बाकी यह कितना है, 120 है। 120 किसका है, बहुत बहुत
अच्छा लगता है। कितना हो जाएगा? 20 बराबर 120 डिग्री। इस तरह से पाई चार्ट पर हम इसे बना लिए। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो चलिए प्रश्न से, जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित मूल्य बराबर 1450 रुपया। 2 कमीज का अंकित मूल्य प्रत्येक रुपया 850 है। तो देखिए, कुल अंकित मूल्य बराबर, कुल कितना अंकित मूल्य हो गया? जींस का मूल्य प्लस 2 कमीजें का मूल्य बराबर, जींस का कितना है? 1450 रुपया प्लस 2 कमीज, प्रत्येक का रेट है 850 रुपया। तो 1450 रुपया प्लस 8.5 दूनी 1700 रुपया। दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 3150 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए, छूट बट्टा जो है, छूट बराबर 10%। छूट की राशि बराबर 3150 का 10%। 3150 गुने 10/100, 0 से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 315 रुपया। छूट कितने का मिला? 315 का। अंकित मूल्य कितना था? 3150। तो ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? ग्राहक द्वारा भुगतान अंकित मूल्य माइनस छूट। अंकित मूल्य 3150 माइनस 315 रुपया। 3150 रुपया माइनस 315 रुपया को घटाने के बाद 2835 रुपया होगा। तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया राशि 2835 रुपया।
सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।